ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हिम्मत, ना हारूंगा हौसला, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKY संदीप खासा सर पे। दोस्तों, आपका जो प्यार आ रहा है ना कमेंट और वीडियो के प्रति, तो व्हाट्सएप पे भी कमेंट आ रहे हैं और वीडियो में भी आप कमेंट कर रहे हो, वही प्यार मुझे हर रोज़ प्रेरित करता भी एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊं। और उसी सीरीज के अंदर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूं, और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो आज का हमारा ज़िला कौन सा रहेगा? पलवल, यानी हरियाणा के 22 के 22 जिलों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और वही क्वेश्चन उन्हीं बातों पर डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी हर बार पूछती है या आने वाले एग्जाम में पूछने की उम्मीद है। तो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? पलवल। पलवल डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, तो पलवल कब बना था? 15 अगस्त 2008 को। यानी कब बना था? 15 अगस्त 2008 को। और 15 अगस्त की बात करूं तो 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 में कौन सा जिला बना था? पंचकुला। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब हरियाणा के जिलों के नामकरण कर रहे थे तो उसमें एक जिला और भी बना था 15 अगस्त को। कौन सा था वो? फरीदाबाद। 15 अगस्त 1979 को कौन सा बना था? फरीदाबाद। अगर 15 अगस्त ऑप्शन में ना हो तो 2 अगस्त मिलेगा आपको। अब देखो कैसे याद करते हैं हम, यानी इनकी डेट कैसे याद करते हैं। 15 अगस्त 1995 में कौन सा जिला बना? पंचकुला। यानी इसमें भी 5 आ गया और इसमें भी 5 आ गया 1995 में, और पंचकुला में भी 5 आ गया। यानी हम याद कर सकते हैं 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना, और 15 अगस्त को क्या हुआ था? भारत फ्री हुआ था, यानी आज़ाद हुआ था। तो हमें इससे बना सकते हैं 15 अगस्त 1979 को कौन सा जिला बना? फरीदाबाद। इसी तरह 15 अगस्त 2008 को कौन सा बना? पलवल। अब देखो 15 अगस्त, पलवल के अंदर भी प है स्टार्टिंग में, और 15 अगस्त में, यानी 15 को जब लिखते हैं तो 5 की आवाज़ पहले आती है, तो 15 अगस्त से कौन सा बना? पलवल। कब बना? 2008 के अंदर। यानी तीनों जिलों हमें याद कर सकते हैं। पलवल की बात करें तो किस मंडल में आता है? ये आता है फरीदाबाद मंडल में। उपनाम भी पढ़ेंगे, यानी किस मंडल में आता है? फरीदाबाद मंडल में। फरीदाबाद मंडल में। अब फरीदाबाद मंडल में कितने जिले और आते हैं? तो फरीदाबाद मंडल में आते हैं टोटल 3 जिले। कौन कौन से? एक बार साथ बोलने की कोशिश करना। फरीदाबाद, नूह और पलवल। नूह को हम मेवात ही बोल सकते हैं। यानी कौन कौन से जिले आते हैं फरीदाबाद मंडल में? फरीदाबाद खुद, फिर आता है पलवल, फिर कौन सा आएगा? मेवात या नूह। यानी कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ठीक है। और उपनाम की बात करें तो उपवाला और कॉटन सिटी किसके उपनाम है? यह है पलवल के उपनाम। यानी कौन कौन से रहेंगे? उपवाला और कॉटन सिटी। अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो कौन कौन से रहेंगे? पर्यटक का पर्यटन स्थल डबचिक झील। पहले मैं लिख देता हूं फिर याद कराता हूं। डबचिक झील, 12 खंबा छतरी, 12 खंबा छतरी, किशोरी महल, होडल की सराय कौन सी? होडल की सराय, किशोरी महल, 12 खंबा छतरी, डबचिक झील, होडल की सराय, पंचवटी मंदिर, पंचवटी मंदिर, दाऊद जी का मंदिर, दाऊद जी का मंदिर, द्रौपदी घाट, द्रौपदी घाट। अब देखो मैं याद कैसे करवाता हूं एक डायरेक्ट में। ठीक है। पर्यटन स्थल की बात करें तो डबचिक झील कहाँ रहेगी? ये रहेगी पलवल के अंदर। यानी आप एक बार साथ बोलने की कोशिश करो। डबचिक झील कहाँ है? पलवल के अंदर। 12 खंबा छतरी, 12 खंबा छतरी क्यों बनवाई गई थी? भरतपुर के राजा सूरजमल की पत्नी किशोरी के लिए उनके पिताजी ने बनवाई थी। यानी किसने बनवाई थी? भरतपुर के राजा कौन थे? भरतपुर के राजा सूरजमल की पत्नी किशोरी की याद में, यानी किशोरी की याद में नहीं, किशोरी के लिए इनके पिता काशीराम ने काशीराम ने क्या बनवाया था? 12 खंबा छतरी बनवाई थी, जो किस आकार की है? महलनुमा
आकार की। यानी 12 खंबा छतरी किसके लिए बनवाई गई थी? भरतपुर के राजा सूरजमल की पत्नी किशोरी के लिए उनके पिताजी ने यानी काशीराम ने कौन सी छतरी बनवाई थी? 12 खंबा छतरी। और कहाँ रहेगी? ये पलवल के अंदर रहेगी। यानी आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, भाई 12 खंबा छतरी कहाँ है? तो पलवल के अंदर। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई पलवल के अंदर कौन सी यानी पर्यटन छतरी या छतरी रहेगी? तो 12 खंबा छतरी। इसी तरह बात करें काशी राम की हवेली, काशी राम की हवेली ये भी कहाँ है? पलवल में। किशोरी महल, आपको ये तो पता लग गया होगा भाई भरतपुर के राजा की पत्नी का क्या नाम था? किशोरी महल। तो आप आसानी से बता सकते हो भाई किशोरी महल का रहेगा पलवल के अंदर। और काशीराम की हवेली, भरतपुर के राजा थे सूरजमल, उनके ससुर कौन थे? काशीराम। इनकी हवेली भी कहाँ रहेगी? पलवल के अंदर। ओडल की सराय ये भी कहाँ पर है? पलवल के अंदर। ये भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवाया था ओडल की सराय। और पंचवटी मंदिर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पंचवटी मंदिर से कहाँ रहेगा? पलवल के अंदर। क्यों मैसूर है? क्योंकि पंचवटी मंदिर के अंदर पांडवों ने अज्ञातवास में, पांडवों ने अज्ञातवास में यहाँ पे अपने दिन बिताए थे। यानी अज्ञातवास में कहाँ रहे थे? पलवल के अंदर। वहां पे कौन से मंदिर का निर्माण हो रहा था? पंचवटी मंदिर का। इसी तरह दाऊद जी का मंदिर, दाऊद जी किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के भाई को दाऊद जी कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण के भाई कौन थे? बलराम। बलराम को क्या कहा जाता? दाऊद जी। तो इनका मंदिर कहाँ रहेगा? इनका मंदिर पलवल में रहेगा, पलवल में। द्रौपदी घाट भी कहाँ है? पलवल के अंदर। अब आपको पता लगा पांडव कहाँ आए थे? पलवल के अंदर आए थे अज्ञातवास में। तो द्रौपदी घाट भी कहाँ रहेगा? पलवल में। द्रौपदी घाट कहाँ रहेगा? पलवल के अंदर। एक बार फिर रिपीट करता हूं, अपने दिमाग की बत्ती खोलकर साथ साथ रिवीजन करने की कोशिश करना, ठीक है। यानी डबचिक झील कहाँ है? पलवल के अंदर। 12 खंबा छतरी मैंने आपको बताया क्यों बनवाई गई थी, तो वो भी कहाँ है? पलवल के अंदर। इसी तरह किशोरी महल भी कहाँ रहेगा? पलवल में। काशीराम की हवेली वो भी कहाँ रहेगी? पलवल में। ओडल की सराय ये भी पलवल में रहेगी। पंचवटी मंदिर भी कहाँ है? पलवल में। पांडवों ने बनवाया था। दाऊद जी का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बड़े भाई बलराम की याद में कौन सा मंदिर है? दाऊद जी का मंदिर। और द्रौपदी घाट, क्योंकि पांडव को आए थे अज्ञातवास में, पलवल में आए थे। द्रौपदी घाट भी कहाँ रहेगा? पलवल में। अगर पलवल में तहसील की बात करें तो कौन कौन सी रहेगी? पलवल, होडल और हथीन, यानी 3 तहसील है पलवल के अंदर। कितनी तहसील है? 3। कौन कौन सी रहेगी? पलवल, होडल और हथीन, यानी कितनी तहसील है? 3 तहसील रहेगी, ठीक है। इसी तरह बात करें तो लाला राय बहादुर लाला मुरलीधर का, राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से है? पलवल से है। इसी तरह बात करें राय बहादुर लाला मुरलीधर, इनका संबंध भी कहाँ से था? पलवल से था। मैंने लगभग सभी क्लास के अंदर इनका जिक्र आया है, राय बहादुर लाला मुरलीधर का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन से? राय बहादुर लाला मुरलीधर से। राय बहादुर लाला मुरलीधर, क्योंकि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? राय बहादुर लाला मुरलीधर का। तो इनका संबंध कहां से है? पलवल से, ठीक है। क्योंकि हरियाणा के अंदर 1886 के अंदर, हरियाणा के अंदर 1886 के अंदर कांग्रेस की शाखा कहां पर लेके आए थे? अंबाला लेके आए थे। कौन लेके आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो 72 सदस्य थे ना, उनमें पंजाब की तरफ से या हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो लिया था राय बहादुर लाला मुरलीधर ने। इनकी पत्रिका पूछी गई थी खेर अंदेश। कौन सी पत्रिका? खेर अंदेश। बच्चे पंडित नेकी राम करके आए थे। मैं आपको यहाँ पे कॉमन सेंस बता देता हूँ, जो महापुरुष है ना उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें थोड़ा सा याद करनी चाहिए, थोड़ा सा क्या हमें याद ही करनी चाहिए, क्योंकि खेर अंदेश पत्रिका पूछी गई थी। वे 1800 यानी 1889 के अंदर खेर अंदेश पत्रिका किसने प्रकाशित की थी, ठीक है। यानी ये पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे पंडित नेकीराम भी ऑप्शन में था, सर छोटूराम भी ऑप्शन में था, और राय बहादुर लाला मुरलीधर। तो जन्म क्यों? क्योंकि पंडित नेकीराम का जन्म हुआ था 1887 के अंदर, और छोटूराम का जन्म हुआ था 1881 में, और इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1858 में, राय बहादुर लाला मुरलीधर का।
तो लगभग बच्चे यही करके आए थे। खेर अंदेश पत्रिका थी ना, कौन सी थी? खेर अंदेश, भी मिस प्रिंट है 1889 में यहाँ पे आती थी संदेश पत्रिका, जो किसकी थी? जो पंडित नेकीराम शर्मा की थी, 1930 में प्रकाशित हुई थी। तो लगभग पंडित नेकीराम के साथ गए थे। लेकिन हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं ना, तो 1858 के अंदर किनका जन्म हुआ था? राय बहादुर लाला मुरलीधर का। तो इनकी पत्रिका कौन सी रहेगी? खेर अंदेश सही माना था चसी ने। यानी ये तो 8 साल की पत्रिका लिख नहीं सकते, या ये 2 साल के लिख नहीं सकते। तो खेर अंदेश पत्रिका किनकी थी? राय बहादुर लाला मुरलीधर की। इसी तरह अगर बात करें सुनील लांबा की, नौसेनाध्यक्ष सुनील लांबा, पूर्व नौसेनाध्यक्ष, इनका संबंध भी कहां से है? पलवल से। कहां से इनका संबंध? पलवल से। यानी पलवल से राय बहादुर लाला मुरलीधर का भी संबंध है, और सुनील लांबा नौसेनाध्यक्ष पूर्व, तो इनका संबंध भी कहां से है? पलवल से है। ठीक है। इसी तरह अगर बात करें यक्ष अक्षिणियों की मूर्ति, यक्ष अक्षिणियों की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? पलवल पलवल से मिली है। कहां से मिली है? पलवल से। यानी यक्ष अक्षिणियों क्या बोला जाता है? पानी का देवता बोला जाता है। यानी यक्ष अक्षिणियों की मूर्ति कहां से मिली है? पलवल से। इसी तरह पलवल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की भारत के अंदर पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? पलवल के अंदर हुई थी। अगर आपको याद होता हो ना, साथ में क्लास अच्छी लगती हो ना, तो कमेंट करके बता दिया करो भाई, भी आपको क्लास अच्छी लग रही है और कुछ सुधार करने की जरूरत है, वो भी हम करेंगे। यानी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तो आप बता दिया करो भी आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ कमी हो तो वो भी बताया करो, इसमें क्या बुराई है? जब तक आप कमी नहीं बताओगे तो हमें क्या पता चलेगा वीडियो के अंदर क्या कमी है, या आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताओ। ठीक है। इसी तरह मैंने बात की भी महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, या कुछ मोटिवेशन के लिए आपको 2-4 मिनट पहले दूं, मोटिवेशन कैसे किया जाता है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है। कैसे पढ़ना चाहिए हमें, यानी वो भी आपको बताऊंगा। महात्मा गांधी का संबंध पलवल से क्यों है? क्योंकि 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? पलवल में हुई थी। जब ये जलियांवाला यानी अमृतसर जा रहे थे, तो इनको मुंबई वाली ट्रेन से कहाँ रोका गया था? पलवल के अंदर रोका गया था। ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में तो कहाँ रोका गया था? पलवल के अंदर रोका गया था। ठीक है। और पलवल में पहली गिरफ्तारी महात्मा गांधी कहाँ पर थी? ये थी पलवल के अंदर 10 अप्रैल 1919 को। दूसरी गिरफ्तारी 30 जुलाई 1919 को कहाँ थी? ये थी हिसार के अंदर। ठीक है। 30 जुलाई 1919 को कहाँ थी? 30 जुलाई 1919 को हिसार के अंदर थी। ठीक है। महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को कहाँ पे थी? पलवल में। ठीक है। इसी तरह बात करें द्रौपदी घाट का, द्रौपदी घाट कहाँ रहेगी? पलवल में। ये बता दिया मैंने पहले। द्रौपदी घाट कहाँ रहेगा? पलवल के अंदर रहेगा। ठीक है। कौशल विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास, कौशल विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? पलवल में। पलवल में। अब इसका नाम क्या कर दिया? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया। ये कहाँ रहेगा? पलवल में रहेगा। इसी तरह महात्मा गांधी की अगर बात करें, महात्मा गांधी आश्रम भी कहाँ है? पलवल के अंदर है। महात्मा गांधी आश्रम कहाँ रहेगा? पलवल में। किसने बनवाया था? सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में बनवाया था। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो ट्यूटर ऑफ हरियाणा बुक अपनी है ना, उसमें 1930 हो गया बाई मिस्टेक, तो 1938 कर लेना। यानी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा आश्रम बनवाया था? महात्मा गांधी आश्रम। कहाँ पे बनवाया था? पलवल के अंदर। ठीक है। इसी तरह बात करें हम सुभाष चंद्र स्टेडियम की, नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम, ये कहाँ रहेगा? ये भी पलवल में रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम कहाँ रहेगा? पलवल के अंदर रहेगा। ठीक है। इसी तरह माटिया का किला अपने स्किप हो गया था पर्यटक स्थल में, तो माटिया का किला भी कहाँ है? पलवल में। माटिया का किला याद नहीं आ रहा है ना? तो बचपन में जब खेलते थे मिट्टी से खेलते थे, यानी मिट्टी का जो किला होता था वो बचपन में ढह जाता था। यानी माटिया का किला कहाँ रहेगा?
पलवल में, यानी मिट्टी का जो किला था वो पल में ढह जाता था, तो माटी का किला कहाँ रहेगा? पलवल में। नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम पलवल के अंदर। और नेताजी सुभाष चंद्र जी ने कौन सा आश्रम बनवाया था? महात्मा गांधी आश्रम पलवल के अंदर 1938 के अंदर बनवाया था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो बताया करो, और जब पढ़ने की बात हो ना तो आप ग्रुप स्टडी में आपस में पढ़ाई की या किसी एक टॉपिक के ऊपर एक दिन बात करके देखो। कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे मैंने आज आपको पलवल डिस्ट्रिक्ट करवाया है, तो अपने किसी दोस्त के साथ पलवल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप बातचीत करना एक बार, 2 या 3 ग्रुप के अंदर। तो वो क्या होता है, आप एक बार बातचीत करते हैं ना, वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। अगर ये थोड़ा सा टेस्ट करना चाहो ना, आपने अपने दोस्तों के साथ कोई बातचीत की होगी, वो एक बार अपने माइंड में लेके आना, पूरी याद रहती है आपको। इसी तरह स्टडी में आप अगर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे ना तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। मैंने पलवल डिस्ट्रिक्ट करवाया, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना वीडियो देखने के बाद, मैं गारंटी देता हूँ आपको याद रहेगी लंबे समय तक। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, कमेंट करके ज़रूर बताना कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो और हम अच्छा लेके आएंगे। और जो कमी है वो तो मैं थैंक्स बोलता हूँ उन बच्चों को जो हमें कमी बताते हैं, क्योंकि जब तक दूसरे कमी नहीं बताएंगे उसको हम सही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।